नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के ये क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे हैं और रिपीट होते रहते हैं और एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। तो इनका सही कालक्रम बताना है, तो इनका कालक्रम क्या है? तो ये ऑप्शन सही है इसका डी, भरत मुनि। तो भरत मुनि क्या है? ये भरत मुनि का जो समय है ये है 2री शताब्दी, भामा 6ठी शताब्दी, कुंतक 6ठी शताब्दी, सॉरी दोस्तों, कुंतक 10वीं शताब्दी और जगन्नाथ दास, ये है जगन्नाथ दास, रत्नाकर नहीं है, जगन्नाथ है केवल, ये है 17वीं शताब्दी। ठीक है, सूत्रों के व्याख्याकारों, जो रस सूत्र हैं उसके व्याख्याकारों का सही अनुक्रम बताना है। ये क्वेश्चन तो सब एग्जाम में रिपीट होता है, ये भी पूछ लेते हैं इनके बारे में कि रस सूत्र के व्याख्याकार कौन कौन से हैं, 3 दे देंगे तब भी पूछ लेंगे ऑप्शन में, या फिर इनसे क्रम से लगाने को दे देंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा है ऑप्शन हमारा? ए सही है। भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। ठीक है, रस सूत्र के व्याख्याताचार्य हैं चारों। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम, जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनका सही अनुक्रम लगाना है हमें। तो इसमें सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन इसका ए सही होगा, काव्य अनुशासन, हेमचंद, साहित्य दर्पण की है, विश्वनाथ जी की है, रसमंजरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, रस गंगाधर, रसमंजरी भानुदत्त और जगन्नाथ दास रत्नाकर की है रस गंगाधर। ठीक है, रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। तो उनके सिद्धांत देखो, अभी मैं कह रही थी ना कि जैसे वो दिए हुए हैं रस सूत्र के व्याख्याकार आचार्य ये, और इनके सिद्धांत भी पूछ लेते हैं, एग्जाम में दे देते हैं ये किसका सिद्धांत है और पूछ लेते हैं कि इसके कौन है। ठीक है, तो ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिए। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और इनका सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें है दूसरा ऑप्शन सही है, काव्य अलंकार। तो काव्य अलंकार, ये रचनाएं भी पूछ लेते हैं कि इनके लेखक कौन है। ये रुद्रट की रचना है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार सूत्र है ये वामन की है, ध्वनिलोक आनंदवर्धन की है, रस गंगाधर जगन्नाथ दास की है। ठीक है, तो ये एग्जाम में, क्योंकि जो भारतीय काव्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और इनके लेखक भी पूछ लेते हैं। आगे देखते हैं, सुमिलित करना है इनको। तो ये है शब्दार्थों सहित काव्यम, ये पंक्तियां किन की हैं? ये भामा की हैं। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः क्वापि, ये किन की है? ये मम्मट की पंक्तियां हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दम काव्यम, ये किन की? पंडित राज जगन्नाथ जी की पंक्ति है। वाक्य रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ जी की पंक्तियां। ये सारी पंक्तियां मैं एग्जाम में, जो और भी एग्जाम होते हैं हमारे टीजीटी पीजीटी एलटी, इन सब में भी ये पंक्तियां दे देते हैं और उनके पूछते हैं कि किन की है। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं, इसे अर्थ अलंकार किसने माना है? इसे अर्थ अलंकार किसने माना है? ये दंडी जी ने माना है।
काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, तो ध्वनिलोक किनकी है? आनंदवर्धन की है। ये काव्य शास्त्र ग्रंथ ध्वनिलोक आनंदवर्धन जी का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का है। और रस गंगाधर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। रस गंगाधर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है रचना। और काव्य प्रकाश किसकी है? काव्य प्रकाश मम्मट की है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। तो ये कथन दे रखे हैं, इसमें अलंकार बताने हैं। तो वह आदमी नहीं हैवान है, ये क्या है? आपूति अलंकार। वे तो मानो देवता हैं, वे तो मानो देवता हैं, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसकी ऐसे पहचान है दोस्तों, जैसे इसमें मानो आया है, मनो मानो, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। खास करके उसमें एकदम पता चल जाता है कि उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहीं यह है उसकी चाल तो नहीं, इसमें कौन सा अलंकार है? ये भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में क्या अंतर होता है? भ्रांतिमान अलंकार ऐसा अलंकार होता है जिसमें कि हम उसमें, जैसे एक एग्जाम्पल से आपको बताऊं कि हम नमक खा के उसमें पता कर सकते हैं कि मान लो हमें कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि ये चीनी है नमक, उसे हम खा के उसकी भ्रांति दूर कर सकते हैं। लेकिन संदेह ऐसा होता है कि वो हमेशा बना रहता है। अगली पंक्ति देखते हैं। आप तो साक्षात इंद्र हैं, तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में एक दूसरे की तुलना ना करके एक मतलब उसमें उपमेय में उपमान बना देते हैं कि ये इसमें कोई अंतर नहीं है, उपमेय उपमान है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। कथन है और अलंकार है ये। इसमें है मुख नहीं चंद्रमा है, तो ये है आप हनुति अलंकार। मुख तो चंद्र ही है, इसमें रूपक अलंकार है। मुख देखकर चांद का सा आभास हुआ, तो इसमें कैसा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। कि मतलब आभास हुआ, ये नहीं कि संदेह बना हुआ है, कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। ठीक है, तो वो भ्रांतिमान हमारा अलंकार हो गया। मुख है कि चांद है, तो ये क्या है? संदेह अलंकार। क्योंकि इसमें से हमारा संदेह बना रहा हमेशा, पता कंफ्यूजन ही रहता है कि ये है या नहीं है, क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित वर्गों के कालक्रम अनुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? तो ये कालक्रम अनुसार आचार्यों को देखना है। तो भामा, ऑप्शन सी सही है इसका। भामा 6वीं शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी और मम्मट 11वीं शताब्दी। निम्नलिखित काव्य लक्षणों का उनके प्रतिस्थापकों के साथ सुमेलित करना है। तो ये काव्य लक्षण है, उसके प्रतिस्थापक आचार्य हैं, तो उनको देखना है। शब्दार्थों सहित काव्यम, तो ये क्या है? शब्दार्थों सहित कामा काव्यम भामा। ये शब्दार्थों सहित काव्यम भामा। ननु शब्दार्थों काव्यम दंडी। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, तो ये है कुंतक। वाक्य रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ जी हैं, तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी। निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित करना है। सिद्धांत है और उनके चिंतक हैं कि कौन कौन सा सिद्धांत किसका है। ये पहले भी आ चुके हैं। जो रस संप्रदाय, जो रस के व्याख्याता आचार्य हैं वो हैं ये। तो ये हमारे कौन कौन से हैं इसमें? अनुमितिवाद, संकुक, ये बार बार रिपीट होंगे ये क्वेश्चन, इसको जरूर याद कर लेना हम। उत्पत्तिवाद, भट्टलोलट, साधारणीकरण भट्टनायक,
अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त। ऑप्शन ए सही होगा इसका। भरत मुनि ने रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में सभी एग्जामों में रिपीट होता है, तो किसका नहीं किया इसमें, स्थायी भाव का नहीं किया। उनका रस सूत्र है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, द्रा, निष्पत्ति। ठीक है, ये भरत मुनि का रस सूत्र है। निम्नलिखित आचार्यों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो इसमें सही है हमारा भामा। भामा 6वीं शताब्दी, कुंतक 10वीं शताब्दी, रूप गोस्वामी 16वीं शताब्दी, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी। निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यह है सौंदर्यम अलंकारा, ये वामन की उक्ति है। वाक्य रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ जी की उक्ति है। वागार्थ विव संप्रक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये, तो ये कालिदास जी की है। रमणीकार्थ प्रतिपादिका शब्दम काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ जी की हैं। ये जो है ए बी और डी, ये तीनों उक्तियां एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती हैं। जो रिपीट होती हैं मैं इसीलिए आपको बार बार बता देती हूँ, क्योंकि मैंने सब फेस करी है, मुझे पता है कि एग्जाम में आती हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ये ग्रंथ हैं और आचार्य हैं उनके। तो इसमें हमने देखना ध्वनिलोक। ध्वनिलोक जो ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ध्वनिलोक किनका है, आनंदवर्धन जी का है। काव्य अलंकार भामा, काव्य प्रकाश मम्मट, काव्यानुशासन हेमचंद। इसका ऑप्शन सी सही होगा। कालक्रम अनुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो कालक्रम अनुसार है नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी का है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति विश्वनाथ जी का है, 10 रूपक धनंजय का, काव्य प्रकाश मम्मट जी का। तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी का है 2वीं शताब्दी, काव्य अलंकार 8वीं शताब्दी, 10 रूपक 10वीं शताब्दी, काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी। निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है। देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं रस सूत्र के व्याख्याओं के बारे में कि कौन नहीं है। तो कौन है, शंकुक, लोलट, अभिनव गुप्त और लोलट, शंकुक, नायक, अभिनव गुप्त। लोलट, शंकुक, अभिनव गुप्त और नायक, भट्टनायक। ठीक है, तो इसमें अब वामन ना होकर भट्टनायक होने चाहिए थे। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आगे देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसे देखते हैं। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः क्वापि। तो ये पंक्तियां हैं मम्मट जी की। प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये पंक्तियां हैं भट्टोत की। न कांतनपि निर्भूषणम वनिता विभाति वनिता मुखम, ये भामा की पंक्तियां हैं। कीर्ति भनीति भूति भल सोई सरी सम सब कहाँ तिहि होई, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं, 10 होते हैं। भरत मुनि और दंडी के अनुसार काव्य में 10 गुण होते हैं और जो वामन है उन्होंने 20 माने हैं। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। तो अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियां तो एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस सभी में एग्जाम में रिपीट होती हैं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं, ये देव कवि की हैं। एक पंक्ति और पूछी जाती है
केशवदास की भूषण बिनु न बिराजई कविता बनी था, वो भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है वो पंक्ति। ठीक है। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित करना है। तो ये है भामा 6वीं शताब्दी, क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, जगन्नाथ दास ये 17वीं शताब्दी। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। ये कालक्रम अनुसार इन आचार्यों को लगाना है। तो इसमें भामा ऑप्शन हमारा ए सही होगा। भामा 6वीं शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी। निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित करना है। ये अवधारणा है और ये इनके संस्थापक हैं। सहृदय, तो सहृदय क्या है? आनंदवर्धन जी का है। साधारणीकरण भट्टनायक। मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र की। मधुमती भूमिका के बारे में तो DSSB में पूछा गया था कि ये किसके है, तो उसमें सिंगल क्वेश्चन देकर ही ऑप्शन देके पूछे थे, लेखकों के नाम देके। जैसे इसमें मिलान के लिए दे रखे हैं, उसमें अलग दे रखा था। अर्थ की लय ये है जगदीश गुप्त, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन से हैं? वो हैं आचार्य विश्वनाथ। ये रसवादी आचार्य हैं विश्वनाथ। वाक्य रसात्मक काव्यम, इनकी ये पंक्तियां एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो इनके लेखक हैं, ये है श्रृंगार प्रकाश, भोज। व्यक्ति विवेक, ये इसके लेखक कौन है? व्यक्ति विवेक के महिम भट्ट। चित्रमीमांसा के लेखक हैं आप्य दीक्षित। रसमंजरी के भानुदत्त। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नाट्यशास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो नाट्यशास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथ कौन कौन से हैं वो देखने हैं हमें। तो वो है नाट्य दर्पण, ऑप्शन बी सही है। नाट्य दर्पण, 10 रूपक, भाव प्रकाश, अभिनव भारती। अभिनव भारती अभिनव गुप्त की रचना है। ये अभिनव भारती, इसमें क्योंकि ये एग्जाम में पूछी आ चुकी है सिंगल भी कि अभिनव भारती किसकी रचना है। ये अभिनव गुप्त की रचना है और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर लिखी हुई एक टीका है। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम लगाना है हमें। तो ये है वामन, भोजराज, रुपये और विश्वनाथ। तो वामन 8वीं शताब्दी, भोजराज 11वीं शताब्दी और रुपये ये 12वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? तो कालक्रम अनुसार ये ग्रंथ लगाने हैं। तो काव्यदास दंडी जी का 7वीं शताब्दी, ध्वनिलोक आनंदवर्धन जी का 9वीं शताब्दी, काव्य प्रकाश मम्मट का 11वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का, ये साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का, साहित्य विश्वनाथ जी 14वीं शताब्दी के। काव्य हेतु को व्युत्पत्ति का सही अर्थ है। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? जैसे काव्य हेतु हमारे कितने होते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये एग्जाम में बहुत आता है। तो काव्य हेतु हमारे 3 होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है, तो ये हमारे व्युत्पत्ति के बारे में बताया है। तो प्रतिभा जो होती है जन्मदात होती है, और व्युत्पत्ति से समझते हैं कि लेखक को इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो उसे ये पता होना चाहिए कि कौन सी रचना करते समय कौन सा शब्द कहाँ रखा जाए या किसको किस स्थिति में कैसे उसका प्रयोग किया जाए। ठीक है, और अभ्यास से तो कहती हैं कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होए सुजान, की अभ्यास से भी जो कवि बने हैं। तो ये इसमें क्या है? व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? काव्यों के हेतु में शब्द ज्ञान, कुछ शब्द ज्ञान होना चाहिए।
काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। तो काव्य गुण है, उनके प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? वामन है। वामन ने काव्य के गुण 20 माने हैं। वैदग भंगी भड़ीति किसका सूत्र है? ये सब एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं, सभी एग्जामों में। वैदग्य भंगी भड़ीति सूत्र किसका है? ये है कुंतक का। आगे देखते हैं। इन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। तो ये उक्ति हैं और इनको सुमेलित करना है। शब्दार्थ सही ताव्यात काव्यम, ये दंडी जी की उक्ति है। काव्य ग्रहम अलंकारात, तो ये वामन की उक्ति है। मुख्यार्थ हित दोषा, ये उक्ति है मम्मट जी की। करोति कीर्ति प्रीति न साधु काव्य निबंधनम, ये उक्ति है भामा की। ऑप्शन बी सही होगा इसका। निम्नलिखित उदाहरणों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित करना है। अलंकार दे रखे हैं और उनके उदाहरण दे रखे हैं, ये तो सभी एग्जामों में भी आते हैं। तो द्रग ऊर्जत टूटुत कुट्टम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिय दई नई यह रीति। तो इसमें क्या है? इसमें असंगति अलंकार है। चंचल अंचल सा नीलांबर, इसमें उपमा अलंकार है। खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसकी पहचान मैं अभी बताई रही थी आपको पीछे, जो है ये बीच में। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये है रूपक अलंकार। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। नाटक को पंचम वेद किसने माना? ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है। ये भरत मुनि जी ने माना है नाटक को पंचम वेद। एव क्रम हेतु मभि धाय रस विषयम लक्षण सूत्र महा, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? तो ये किनका है? अभिनव गुप्त जी का है। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? काव्य दोष की परिभाषा किसने दी है? वामन ने। लोक वृत्ता अनुकरण नाट्य मेत तन्मया कृतम, यह कथन किस आचार्य का है? तो ये कथन भरत का है। ऑप्शन ए सही होगा। काव्य तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावता, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो ये उक्ति भामा जी की है। ऑप्शन ए सही होगा। औचित्य रस सिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो ये क्षेमेंद्र की है। औचित्य क्षेमेंद्र का है, औचित्य संप्रदाय से संबंधित क्षेमेंद्र है। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? तो स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? सात्विक अनुभाव है। ये सात्विक अनुभाव हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ऑप्शन ए सही होगा। अभंग और सभंग, ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? तो इसमें कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? काव्यलिंग अलंकार। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। तो ये हैं भरत,
तो ये भरत रस संप्रदाय से, दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंधित है, वामा रीति संप्रदाय से संबंधित है, आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ये अलंकार ग्रंथ हैं और इनका सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें सही अनुक्रम है काव्य अलंकार, ऑप्शन डी सही है इसका। काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस, अलंकार कौस्तुभ। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। ये पंक्तियां हैं, ये आचार्य हैं, इनको सुमेलित करना है। तो औचित्य विचार चर्चा, औचित्य क्षेमेंद्र, ध्वनिलोक आनंद वर्धन, श्रृंगार प्रकाश भोजराज, काव्य मीमांसा राजेंद्र राजशेखर सूर्य। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी, कुबले आनंद अप्य दीक्षित, साहित्य दर्पण विश्वनाथ। ये सब एग्जाम में एक पूछी जाती हैं। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ, एक दे देंगे रचनाएं और लेखक दे देंगे और पूछ लेंगे। इसमें हमें 4-4 क्वेश्चन एक साथ मिल रहे हैं। ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि नेट का एग्जाम है, हमारे एग्जाम में तो इतना हार्ड आता ही नहीं है। हम तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या DSSB NBS की। अरे साहित्य तो सब वही है, ये सोच के क्यों तैयारी करते हो। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? इसका डी सही है। आगे देखते हैं। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है? काव्यदर्श, ध्वनिलोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। तो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अपने आकार से भिन्न रूप से आस्वादित किया जाता है। और जो है उन्हें देख लेते हैं। जो आचार्य विश्वनाथ के कथन है तो वो है इनके कथन कि रस अखंड है, रस स्वयं प्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है ये, इसे देखना। रसो बे सहा, इसीलिए रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ए और आर दोनों सही है। भरत ये है हमारे रचनाकार और उनकी रचनाएं ये सुमेलित करनी है। तो भरत मुनि, तो इनके है नाट्य शास्त्र। धनंजय 10 रूपक, सारंदी सागर नंदी, सॉरी दोस्तों, सागर नंदी ये है नाटक लक्षण रथ कोश। रामचरण गुणचंद ये है नाट्य दर्पण। ऑप्शन सी सही होगा इसका। जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा यह प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तुत के बदले प्रस्तुत का जहां कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां समासोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन ए सही है इसका। मैं साहित्य को
मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये कथन किस आचार्य का है? तो ये कथन किस आचार्य का है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? तो रस का महत्व गौण किस आचार्य ने किया है? तो ये भामा जी ने किया है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे क्या कहा जाता है? काकू वक्रोक्ति। ऑप्शन सी सही होगा इसका। त्रयदमिद व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास, यह कथन किस आचार्य का है? ये DT+B में पूछा गया 2-3 बार। तो ये है इसके रुद्रट, ये उक्ति है रुद्रट की। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। आचार्य हैं और उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। अभिनव गुप्त, ध्वनिलोक लोचन, राजशेखर, काव्य मीमांसा, महिम भट्ट, व्यक्ति विवेक, भोजराज, सरस्वती कंठाभरण। ये शायद PGT में पूछी गई है 2016 में, सरस्वती कंठाभरण। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार है? भूषण बिनु विराजई कवि, सॉरी दोस्तों, तो ये इसमें है कि बिनु पद सुने न बिनु काना। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है इसका यही है, ये विभावना अलंकार है। इसमें हमारा, इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। और इसमें यही एग्जाम्पल ज्यादातर रिपीट होता है, बिनु पद सुने न बिनु काना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? रस का अवयव बताना है। तो रस का अवयव इसमें कौन सा नहीं है? भाव रस का अवयव नहीं है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये रस के अवयव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। काव्य का गुण कौन सा नहीं है इसमें, ये देखना है। तो माधुर्य, ये गलत है। ये इसमें काव्य का गुण कौन सा है ये देना था, क्योंकि इसमें 3 नहीं है, केवल काव्य का गुण एक ही है, माधुर्य। तो काव्य में गुण कितने होते हैं? 3, प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो इसमें कौन सा काव्य का गुण है? माधुर्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कौन सा है सिर्फ ये लिखना था, कौन सा गुण। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। वक्रोक्ति जीवितम, कविता कंठाभरण, साहित्य दर्पण और ध्वनिलोक, इसका ऑप्शन सी सही होगा। 64 देख लेते हैं। काल क्रम अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम लगाना है। तो इसमें है वामन, ऑप्शन ए सही होगा। वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। वामन 8वीं शताब्दी, कुंतक 10वीं शताब्दी, मम्मट 11वीं शताब्दी और विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। काव्य शास्त्र ग्रंथों को कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम लगाना। तो इसमें रस, इसमें है काव्यदर्श, सॉरी दोस्तों, काव्यदर्श, ध्वनिलोक, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम। तो ये ऑप्शन ए सही होगा इसका। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम, जो कालक्रम की दृष्टि से लगाना समय के अनुसार कि साहित्य के सिद्धांत कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला है रस सिद्धांत, ऑप्शन ए सही होगा इसका। रस सिद्धांत, अलंकार, रीति और ध्वनि। रस सिद्धांत है भरत मुनि का, अलंकार भामा, रीति वामन और ध्वनि आनंदवर्धन। ठीक है, आचार्य भरत के काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? इन्होंने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? जो भरत हैं 10 मानी है इन्होंने
काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। जो इन्होंने रस माने हैं वो 8 माने हैं, ठीक है। इन्होंने शांत रस नहीं माना। एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कौन सा रस नहीं माना, शांत रस नहीं माना इन्होंने। तो इन्होंने कितनी मानी है संख्या? 10 मानी। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। रस की प्रस्तुति के लिए तद्र पता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? तो ये किस आचार्य ने किया है? ये भट्टलोलट ने किया है। रचना काल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम लगाना है। तो इसमें नाट्यशास्त्र भरत मुनि, काव्य अलंकार ध्वनिलोक, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, ध्वनिलोक आनंदवर्धन, काव्य अलंकार भामा। ये सारी रचनाएं बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। एक छोटी सी वीडियो 2-3 मिनट की मैं डाल चुकी हूँ, उसे देख लेना 1-2 बार। उसमें मैंने क्रम से भी इन्हें लगाने की ट्रिक बताई है कि कैसे इन्हें क्रम से लगा के आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सखी, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आप देख लेना उससे। सखी नील नसंबर से उतरा ये हंस आहा, तिरता तिरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको तरता तरता। उक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है? तो हंस किस अलंकार से? रूप अतिशोक्ति, रूप की अतिशोक्ति। आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को आत्मा कहा है? तो आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को आत्मा कहा है? रस ध्वनि को। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों के साथ सुमेलित करना है। दंडी, शरीर ताप व्यवच्छिन्ना पदावली। दंडी आचार्य जो हैं इनका कथन कौन सा है? शरीर ताप दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। भामा, इनका है शब्दार्थ। तो ये सारी पंक्तियां एग्जाम में पूछी गई हैं, विशेष ध्यान देना ना। भामा शब्दार्थों सहित। काव्यम गद्य वामन का है काव्य शोभाया कर्तव्य धर्मा गुणा। क्षेमेंद्र की पंक्ति है अनोच्यतया दृष्टे ना न्यात रस भंगस्य कारणम। इसका ऑप्शन डी सही होगा। असंगत युग्म का चयन करना है इसमें। तो इसमें जो 2 गलत दे रखे हैं दोस्तों, ये चंद्रलोक, क्योंकि चंद्रलोक जयदेव की रचना है, इसमें 2 ऑप्शन गलत दे रखे हैं। असंगत युग्म पूछा है ना इन्होंने, तो 2 तो सही है, 2 गलत हैं। तो चंद्रलोक है तो ये जयदेव की है, भरत मुनि की नहीं है। और ध्वनिलोक ये आनंदवर्धन की तो है। और काव्य कौतुक विवरण ये भट्टोत की है। और चंद्रलोक अभिनव गुप्त की है। तो इसमें पहला और दूसरा ये दोनों गलत हैं, क्योंकि चंद्रलोक जयदेव की है और तंत्रलोक अभिनव गुप्त की है। काव्य शास्त्र की आरंभिक 1000 वर्ष से भी लंबी यात्रा को सार रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किस आचार्य को प्राप्त है? तो वो किसे प्राप्त है? वो मम्मट जी को प्राप्त है।